सभी, होपली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। हिंदी में बात करें तो अम्ल, क्षार एवं लवण। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। और इस चैप्टर से आपके मैक्सिमम हम मान के चले तो 5 से 6 है ना, 5 से 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें से आपके 2 से 3 आपके एमसीक्यूज पूछ सकता है और 3 थ्योरी लाइक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो 5 या 6, अप्रोक्स 5 और 6 इस चैप्टर से आपको मिलने वाले, मिनिमम 5 मैक्सिमम 6 ये मार्क्स आपको मिलने वाले। चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसमें रिएक्शंस वगैरह थोड़ा ज्यादा है। लेकिन आप लोग अपने आसपास भी चीज देखते जो अपनी खाद्य पदार्थ, यानी कि बोल सकते हैं खाद्य पदार्थ, सॉरी, जो खट्टे पदार्थ है तो उसको आप लोग खाते हैं ना, तो इन सब के बारे में ही कुछ। साबुन का आप यूज करते हैं है ना, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में हर चीज देखते हैं बट उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इंपोर्टेंट चैप्टर है और क्लास 10 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यही चैप्टर। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले तो आप ये मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो शायद कुछ भी हो सकता है ना। मतलब कुछ भी का मतलब ये है कि आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है आपको अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं कर पढ़ा क्या होगा। तो देखिए, अम्ल, क्षार एवं लवण, सिंपल सी बात है। आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने पहले थोड़ा सुन लीजिए। आपको अम्ल के बारे में पढ़ना है कि अम्ल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके भौतिक और रासायनिक गुण। सेकंड, क्षार क्या होते हैं, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद आपको लवण के बारे में पढ़ना है, पीएच स्केल पढ़ना है ना, सूचक, दैट मींस इंडिकेटर्स क्या होती है, कैसे पता करेंगे अम्ल है कि क्षार है। ओके, और नेक्स्ट हम बोल सकते हैं साबुनीकरण, अपमार्जक के, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, हमारी अम्ल से शुरुआत होती है। तो आज हम अम्ल से इसकी शुरुआत करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, कैसे पता करें भाई ये अम्ल है नहीं है ना, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एवरीथिंग जो भी अम्ल के बारे में है, हम सारा का सारा एक एक चीज बेसिक से बेसिक, जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज। बेसिकली बात किया तो अम्ल और क्षार एक ऐसा टॉपिक है, मतलब ये जो चैप्टर है उसमें से अम्ल और क्षार में से आपके ज्यादातर एमसीक्यूज ही बने। डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है। डेफिनेशन जो आपके थ्योरी लाइक क्वेश्चन होते हैं वो आपके साबुनीकरण क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है ना, साबुनीकरण बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये सारे आपके थ्योरी लाइक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो अम्ल और क्षार से आपके बेसिकली एमसीक्यूज ही पूछता है। तो और एमसीक्यूज यहाँ से थोड़ा हार्ड बनता है क्योंकि आप लोग उतना याद नहीं कर पाते, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से हर एक चीज को बारीकी से समझिएगा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे अम्ल क्या होता है ना, अम्ल की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हमको लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड्स। क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में बात करें तो एसिड, और क्षार को बोलते हैं बेस एंड लवण यानी कि सॉल्ट। तो ये आपको इंग्लिश में है और ये आपका क्या है, हिंदी में है। तो ये आपका चैप्टर। तो आज हम बेसिकली एसिड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, समझते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, क्लियर। तो मैं यहाँ से अब लिख रही हूँ तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा अम्ल है, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो इस एसिड शब्द की, इस अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना भाई। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई इंडिया में कोई एक पदार्थ उसको हमने बोल दिया कि ये एसिड है, किसी न किसी लैंग्वेज का तो होगा ही ना। तो ये आपका जो अम्ल शब्द है ना, तो अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है, कैसे लिखेंगे आप लोग, ये अम्ल शब्द की उत्पत्ति, ध्यान से हर एक चीज को, अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन से, लैटिन। लैटिन एक लैंग्वेज होती है ना, लैटिन भाषा के एसिड्स, कौन से भाई, एसिड्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एसिड्स शब्द से हुई है, किससे हुई है, एसिड्स शब्द से हुई है। तो अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, लैटिन भाषा के एसिड शब्द से। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आप क्या बोलोगे, लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है। अगर लैंग्वेज पूछे तो वो लैटिन भाषा है, और अगर वर्ड पूछे तो वो आपका एसिड्स है, ठीक है। अब इस एसिड्स का मतलब क्या होता है ना, इस एसिड्स का मतलब क्या होता है वो सुनिए। एसिड्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो एसिड्स का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा। अब यहाँ से डेफिनेशन क्या
क्या बनाएंगे? जब आपके अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड से हुई है और एसिड्स का मतलब होता है खट्टा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, है ना? या फिर जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है वो हमारे अम्ल कहलाते हैं? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति भाई एसिड से हुई है कि नहीं? तो उसको हम लोग एसिड्स का मतलब खट्टा होता है, तो दैट इज सिंपल कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये खट्टा जो है, क्या उसको हम लोग देख के पता लगा सकते भाई ये खट्टा? मान के चलिए यहाँ पर नींबू का रस रखा है, ठीक है? तो किसी की भी चीज का हमको स्वाद का टेस्ट करने से, अगर वो खट्टा है ना, खाने में उसको हम लोग टेस्ट करके ही देखेंगे, है कि नहीं? खट्टा है भाई पदार्थ, उसको टेस्ट करके देखिए खट्टा है कि नहीं। तो सिंपल डेफिनेशन है कि कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेशन में? क्या लिख सकते हैं कि वह पदार्थ, क्या लिखेंगे कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉर, क्या बोलते हैं? तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। या फिर जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है ना, वे अम्ल कहलाते। कैसे भी लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो एसिड शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति में लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, दैट इज वह पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है, हमारा अम्ल कहलाता है। खट्टे पदार्थों को तो खाया ही होगा बेसिकली, जैसे दही हो गया, दही आपको खट्टा होता है, आम खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है ना, और टमाटर भी आपका खट्टा होता है। तो ये सब क्या है? अम्ल है। तो जिन भी पदार्थ, जो भी चीजें आपके खाद्य पदार्थ वैसे आपकी जो भी आप चीजें खाते हैं उसमें जब खट्टापन होता है ना, तो बेसिकली जो भी पदार्थ आपके खट्टे होते हैं उसमें आपको क्या होता है? अम्ल पाया जाता है, सिंपल। लेकिन आप लोगों ने ये सारी चीजें खाई हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये भाई साहब खट्टा क्यों होता है? सोचा है? नहीं। तो यही है ना कि हमें हमारी जो प्रकृति है ना, हमारे जो ये कल्चर हमको बहुत कुछ सिखाता है, बट हम सीखना नहीं चाहते। हमारा काम निकला भाई खत्म, हमने दही खा लिया, खट्टा है क्यों है, हमको क्या करना भाई, हमने तो उसको खा लिया, हमारा काम खत्म। इसीलिए भाई साहब आपको ये चैप्टर बनाया यार। आप लोग जब हर चीज होने के बाद उसको नहीं सीख पा रहे हैं, है ना, उसको जानने की कोशिश, सीखने चलो दूर की बात, आप लोग सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको चैप्टर ही दे दिए, तो आप भाई कहाँ तक आप भागोगे, है ना? इसमें तो आपको मजबूरी है भाई, जबरदस्ती आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपका ये चैप्टर है, ठीक है? कि आप अम्ल को डेली यूज में यूज करते हैं, खाते भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये अम्ल खट्टा होता है तो क्यों होता है, ऐसा क्या पाया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछे भाई अम्ल के एग्जाम्पल लिखो, तो अम्ल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है? तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अम्ल में जैसे आप लोगों ने देखा होगा दही, क्या दही फॉर एग्जाम्पल में, अब ये कलर चेंज नहीं होगा, हाँ हो गया। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग दही, क्या लिखेंगे? दही, ठीक है? उसके बाद आप लिख सकते हैं सेब, है ना? अभी सुनते जाइए। दही, सेब हो गया, ठीक है? नींबू के साथ आपका संतरा भी आपका खट्टा होता है, ठीक है? प्लस आपका टमाटर हो गया, है ना, टमाटर। तो आप लोगों ने इन सारी चीजों का टेस्ट किया होगा, बेसिकली सारी की सारी चीजें ऐसे इसको आपने टेस्ट कर ही रखा होगा, है ना? तो आपने देखा होगा भाई ये खट्टा होता है, तो किस वजह से खट्टा होता है? क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन ये आता है कि दही आपकी खट्टी होती है, सेब आपका खट्टा होता है, लेकिन दोनों का खट्टापन का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। क्या दही का जो खट्टापन का टेस्ट है और नींबू संतरे का एक जैसा होता है? नहीं, लेकिन पाया तो भाई इसमें अम्ल जाता है। तो क्यों अलग अलग होता है खट्टेपन का स्वाद? क्योंकि इसमें पाया तो अम्ल जाता है, बट अलग अलग तरीके का अम्ल पाया जाता है। तो अलग अलग तरीके के अम्ल पाए जाने के कारण ही इनके खट्टेपन का स्वाद अलग होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई कि इसमें भाई ये खट्टा है तो मतलब ये अम्ल है, लेकिन खट्टेपन का स्वाद भी तो अलग, दही का स्वाद अलग होता है ना, खट्टे का, आम का आपका अलग, संतरे का आपका अलग होता है। इसलिए वजह से अलग होता है क्योंकि इसमें जो अम्ल पाए जाते हैं वो अलग अलग तरीके के अम्ल पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में आपका पाया जाता है कौन सा? लैक्टिक अम्ल। दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल पाए जाने के कारण ही आपका दही खट्टा होता है। सेब में आपको पाया जाता है मैलिक अम्ल। क्या पाया? सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। वही हम बात करें आपके नींबू और संतरा की, तो नींबू और संतरा को बेसिकली सिट्रस फल भी बोलते हैं। तो सिट्रस फल मतलब सिट्रिक अम्ल, ठीक है? तो नींबू और आपके संतरा में पाया जाता है कौन सा? सिट्रिक अम्ल, ठीक। अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर में आपका पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल। तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल
ऐसे पूछे कि भाई डेफिनेशन लिखो विद एग्जांपल के साथ, आप लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। एग्जांपल जैसे दही में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। तो यहाँ से आपको पता चल क्लियर हो रहा होगा कि सारे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उसमें अम्ल पाए, लेकिन सबका स्वाद, खट्टेपन का जो स्वाद है वो अलग होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के आपके अम्ल पाए जाते हैं, है ना। जिसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा वो आपका दही हो जाए, मतलब दही का जो खट्टेपन का स्वाद तो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू और संतरा में खट्टेपन का स्वाद जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि नींबू और संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इन अलग अलग अम्ल उपस्थित होने के कारण ही इनके खट्टेपन का स्वाद भी डिफरेंस होता है, ठीक है। इनके खट्टेपन के स्वाद में क्या होता है, डिफरेंस, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के आपके अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आप लोगों ने ये जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि भाई अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन ये जो आपने डेफिनेशन यहाँ देख रहे हैं वो डेफिनेशन आप लोग अगर 7th 8th में भी होंगे ना, तो नॉर्मल सी बात, ये चैप्टर्स होते हैं तो आपने यही डेफिनेशन पढ़ी होगी, भाई अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन अब थोड़ा आपका लेवल हाई हो गया है ना, आप लोग हाई स्कूल यानी कि आप लोग 10th में आ गए हैं, तो थोड़ा लेवल तो हाई होगा ना, तो बेसिकली डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपसे अम्ल की डेफिनेशन पूछे तो आपको केमिकल वाली डेफिनेशन लिखना है, दैट मींस जो साइंटिफिक वाली डेफिनेशन है। तो ये तो नॉर्मली है आपकी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी रियल है, लेकिन जो साइंटिफिक तरीके पर जो आपकी रियल डेफिनेशन होती है वो आपको लिखना है। अब वो डेफिनेशन कौन थी, तो आपके एक वैज्ञानिक है ना, हमारे प्यारे से भाई साहब एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्या, आर्हेनियस। क्या है, आर्हेनियस, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसने बोलते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार, यानी आपके ये एक वैज्ञानिक है, तो इसके अनुसार कौन सी डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब आपसे कोई भी, ये क्या हो गया है, एक मिनट, जब आपसे कोई ऐसा डेफिनेशन पूछे कि अम्ल की डेफिनेशन लिखिए, तो आपको अम्ल स्वाद में खट्टे होते लिखना है, लेकिन साथ ही साथ में आपको इस वाले डेफिनेशन को ऐड जरूर करना है, बिकॉज आप लोग 10th क्लास में है, तो 10th क्लास में आपको साइंटिफिक वाली डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी, वरना आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो ये वाले डेफिनेशन आपको 101% लिखनी, क्योंकि साइंटिफिक रीजन वाली डेफिनेशन, ओके। तो अब ये आर्हेनियस जो वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो तो आपकी नॉर्मल डेफिनेशन, लेकिन इन्होंने बताया कि अम्ल वे होते हैं जब अम्ल को हम लोग किसी भी पदार्थ को, है ना, किसी पदार्थ हम लोग जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, है ना, किसी पदार्थ को हम जब जल में घोलते हैं तो वो H+ आयन हमको देता है, मतलब वो H+ आयन हमें टूट जाता है। सिंपल सी बात करें, जब किसी भी पदार्थ को, कोई भी ऐसा अनजान पदार्थ है, मतलब जब नहीं जानते कि वो खट्टा है, क्या है, अम्ल है या नहीं, तो उसको जब हम जल में घोलेंगे, अब जल में घोलेंगे, ये सब ये सारी जो चीजें होती है वो आपकी लैब में होती है ना, इसको जो प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं प्रयोगशाला में करते हैं। तो इन्होंने बोला, आर्हेनियस ने, कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर के, H+ आयन देते हैं। H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन, धनायन, H+ मतलब हाइड्रोजन धनायन है, ठीक है। तो जो H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं वे हमारे अम्ल कहलाते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आर्हेनियस के अनुसार कि वे पदार्थ, कौन से भाई सब, वे पदार्थ, कैसे लिखेंगे कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर के, जल में दैट मीन्स हाइड्रोजन में, ठीक है, जो जल में वियोजित होकर के, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, H+ आयन देते हैं, जो जल में वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में कि आर्हेनियस के अनुसार भाई कौन सी डेफिनेशन थी, कि आर्हेनियस हमारे बोलते हैं, ये वैज्ञानिक बोलते हैं कि वे पदार्थ जल में वियोजित हुए, मतलब जल में घुल करके हमको H+ आयन देते, वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं H2SO4, क्या लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, आप डेफिनेशन ये लिखेंगे, तो डेफिनेशन के साथ आपसे बोला एग्जाम्पल भी लिखो, तो एग्जाम्पल आप कैसे लिखेंगे, HCl, कलर नहीं चेंज होगा, पता नहीं क्या है, क्या लिखेंगे, जैसे HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया आपका, CH3COO जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, और आपका
HBr बोल सकता है, ठीक है, HC जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन पूछेंगे अम्ल क्या होता है, आप कैसे लिखेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। साथ साथ में ये डेफिनेशन में आपको चिपकानी है कि वे पदार्थ जल में वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं, वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। विद एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि भाई कैसे H+ आयन देते हैं। जैसे हमने H2SO4, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा कि जल में घोलना और जल से रिएक्शन करना, मतलब जल में वियोजित करेंगे तो अपने आयनों में टूटते हैं। जब कोई भी पदार्थ आपका जल में उसको वियोजित करते हैं तो वो आपका आयन में टूट जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले उसमें कि जैसे NaCl है, NaCl को हमने जल में वियोजित किया, आपने अपघटन अभिक्रिया पढ़ी होगी। तो अपघटन अभिक्रिया में पढ़ते हैं कि जब कोई भी यौगिक होता है आपका, जब उसको आप जल में है ना, जल के द्वारा उसमें क्रिया करवाते हैं, मतलब उसको अपघटन करते हैं तो आपका आयनों में टूट तो आपका Na+ प्लस क्लोरीन निगेटिव निकलता है, ठीक। तो ऐसे हमें क्या करना है, जो हमारे अम्ल होते हैं हमको चेक करना है कि ये अम्ल है या नहीं। तो यहाँ पर जितने भी आपके पदार्थ लिखे हैं तो हमको इसको चेक करना है कि क्या भाई ये अम्ल है नहीं। तो कैसे करेंगे कि आप H2SO4 मान लीजिए, H2SO4 आपका अम्ल है, ठीक है। आपको ये पता करना है, आपको पता नहीं कि अम्ल है नहीं, तो आप किसी पदार्थ उसका आपको चेक करना तो आप उसको लीजिएगा, उसको आप क्या करिएगा, जल में उसको क्या कर दीजिएगा, डाल दीजिए, मतलब उसको जल में वियोजित कर, जब उसको जल में घोलेंगे तो आपका वियोजित हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्लियर समझिए कि जल में वियोजित करना और जल से रिएक्शन करवाना अलग हो। जब आप किसी पदार्थ को जल में वियोजित करते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, और जब किसी पदार्थ से आप जल की रिएक्शन करवाते हैं तो वो आपको एक नया पदार्थ बन के निकलता है, ठीक है। तो ये अपने ही आयनों में टूट, जल में किसी यौगिक को घोला जाता है, मतलब किसी भी पदार्थ जल में जाए तो वियोजित होते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं, इसको हम लोग जल में घोलना कहते हैं। लेकिन रिएक्शंस आपकी अलग, जब आप जल से रिएक्शंस करवाते हो तो आपका अनेक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। आई बात समझ में। जब आप किसी पदार्थ को जल में वियोजित करते हैं तो आपका H+ आयन देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 2H+ आपको आयन मिलेगा, ठीक है। प्लस में आपको मिलेगा SO4 2 निगेटिव मिलेगा, ठीक है। SO4 पर आपका 2 निगेटिव चार्ज होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो क्या मिल रहा है कि इस अभिक्रिया में जब आपने H2SO4 को क्या किया, जल में डाल दिया, तो जल में डालते ही उसने भाई अपनी प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर दी। तो क्या किया उसने भाई, आयन H+ को अलग कर दिया और SO4 को अलग कर दिया, मतलब उसके आयनों में वो टूट गया। जब किसी भी पदार्थ को हम जल में डालते हैं तो वो अपने आयनों में टूट करके H+ आयन देता है हमको। तो यहाँ पर आप बेसिकली देख ही रहेंगे साफ साफ, यहाँ पर जब ये अपने आयनों में टूटे तो आपको H+ मिला, और यहाँ पर क्या लिखा है डेफिनेशन में कि वे पदार्थ जल में वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं, हमारे अम्ल कहलाते हैं। तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि H2SO4 अम्ल है? बिल्कुल, दैट इज अम्ल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पदार्थ में H होने से डिफाइन नहीं होता है कि वो हमारा अम्ल है। जब किसी भी पदार्थ, कोई पदार्थ है ना, मान लीजिए इस पदार्थ में कोई एक ऐसा पदार्थ जैसे कि NaOH, ठीक है, ये NaOH है, इसमें भी आपका क्या है, H तो है, ऑब्वियसली H है, लेकिन ये जल में वियोजित होगा तो हमको देखना कि जल में वियोजित होकर के अगर ये H+ आयन दे रहा है तो देखिए ध्यान सुनिए कि कोई भी अगर ऐसा पदार्थ जिसमें H है लेकिन उसको सिर्फ H देखने से हम नहीं कह, इसमें NaOH में आपका H है तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये आपका अम्ल है। जब इसको जल में वियोजित करेंगे, जल में वियोजित होने के बाद अगर वो H+ आयन दे रहा है तो दैट इज कॉल्ड अम्ल, ठीक है। जब वो H+ आयन देगा तो सिंपल सी बात, अगर H+ आयन देगा भी तो उसको क्या होना चाहिए, उसमें यौगिक में आपका H तो होना ही चाहिए, लेकिन H होने से काम नहीं चलेगा, H तो होना चाहिए, लेकिन जब उसको जल में वियोजित करेंगे अगर वो H+ दे रहा है तो ही आपका अम्ल होगा। आई बात समझ में। अब जैसे हम लोग सिट्रिक अम्ल का समझते हैं, ठीक है, सिट्रिक अम्ल का देख लेते हैं भाई ये कैसे जल में वियोजित होगा। तो सिट्रिक अम्ल को हमने लिखा CH3COOH, ठीक है। इसको हमने एक मिनट क्या होता है, CH3COOH, इसको हमने जल में वियोजित किया। तो जल में जब इसको वियोजित करेंगे तो अपने आयन में टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका H+ आयन बन जाएगा, प्लस में आपका CH3COO, दैट इज कॉल्ड एसिटेट आयन। क्या, एसिटेट आयन। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी डेफिनेशन थी कि H+ आयन, मतलब जल में जब किसी भी पदार्थ को घोलते हैं, है ना, जब जल में किसी पदार्थ को घोलते हैं तो अपने आयन में टूट जाता है। रिएक्शंस करवाने में अलग नया पदार्थ बनता है, बट विघटन करवाने में, जल से विघटन करवाने पे आपको क्या बनता है, आयन में टूट जाता है, सिंपल। तो यहाँ पर जब आपने एसिटिक अम्ल को, है ना, एसिटिक अम्ल को जब जल में घोला तो वो आपका H+ आयन में टूट गया और बाकी आपका एसिड आयन बन गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे भाई यहाँ पर तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, लेकिन वहां पर हमने ये एक हाइड्रोजन अलग क्यों निकला, इसको साथ में क्यों नहीं लिया। यहाँ पर तो H2 था, है ना, तो हमने यहाँ पर 2H ले लिया, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पर हमने हाइड्रोजन साथ में क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर आपके 2 समूह, एक समूह है आपका कौन सा, इसमें कंफ्यूजन होता है
कि यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन तो हमने एक साथ निकाल दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके 3 4 हाइड्रोजन, तो वहां पर भी 3 इसमें एक इसमें, लेकिन यहाँ पर एक ही क्यों पॉजिटिव बना, है ना, ये वाला 3 इसमें क्यों नहीं आया, ये भी तो ऐड हो सकता है, H तो वो भी है। तो ध्यान सुनिएगा, जो आपका CH3 क्या, जो आपका CH3 है वो आपका मैथिल समूह है ना, मैथ एथ आपने पढ़ा होगा, वो आपका कौन सा समूह है, आपका मैथिल समूह है। और जो आपका COOH है ना, जो आपका COOH है वो आपका कार्बोक्सिलिक समूह, कौन सा, कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। अब CH3 से H क्यों नहीं निकला, है ना, CH3 से H क्यों नहीं लग रहा, तो ध्यान सुनिए कि जो आपका CH3 है वो आपका मैथिल समूह है, और ये मैथिल समूह क्या है, ये आपको क्या दिखा रहा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जब कार्बन और CH4 यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े, मतलब इनके आपस में क्या है, एक सहसंयोजक बंध है। आपने देखा होगा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, लेकिन देने में उसको ज्यादा ऊर्जा लगेगी और लेने में उसको ज्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। किसके साथ करता है, हाइड्रोजन, और किसी के साथ, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन की बात हो, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ आपस में बंध बना लेता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ, है ना, कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बना रखा है, ठीक है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। और ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि ये भाई साहब मर जाएगा बट कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त, लेकिन उसमें से कुछ आपके अच्छे मित्र होते हैं, तो भले आप दोनों को साथ में कुछ भी हो जाए, है ना, दोनों को साथ में कुछ भी हो जाए, लेकिन अलग अलग नहीं होंगे वो लोग। ठीक वैसे ही जो आपका कार्बन, जो आपका मैथिल समूह है, तो कार्बन, इसको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलेंगे क्योंकि इसमें कार्बन का यौगिक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन की जिसमें शेयरिंग होती है उसमें आपका सहसंयोजक बंध, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए जब इसको जल में डालते हैं तो ये जो कार्बन होता है ना, हाइड्रोजन किसी भी कीमत में छोड़ता नहीं, वो पकड़ के रखता है, ठीक। अब जो कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसमें आपका H, ये वाला H जो होता है वो निकल जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह H को त्याग, बिकॉज ये इतना आपस में ज्यादा, मतलब वो क्या बोलते हैं, मजबूती से नहीं बंधे होते ना, बहुत ढीला होता है ये लास्ट वाला, है ना, ये आपस में ज्यादा मजबूती से बंधे नहीं होते, इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वो अपना H को छोड़ देता है। लेकिन जो आपका मैथिल समूह है ना, ये आपका कार्बनिक यौगिक है, ये नहीं छोड़ता है, ये भाई जल में इसको वियोजित करो तो ये हाइड्रोजन को अपने से अलग नहीं करे, क्योंकि इनका आपस में बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए आपका CH3 से हाइड्रोजन नहीं निकलता, COOH से हाइड्रोजन निकलता है। सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे बताओ भाई CH3 से COOH कार्बोक्सिल, ये जो एसिटिक अम्ल है उससे आपका हाइड्रोजन, जो कार्बन जुड़ा उससे आपका हाइड्रोजन क्यों नहीं निकला, सिंपल है, वो आपका मैथिल समूह है और ये एक सहसंयोजक बंध बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन आपस में एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए जो कार्बन हाइड्रोजन को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ते ना, आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं ये लोग, ठीक, सिंपल। इसीलिए आपका हाइड्रोजन निकलता है कार्बोक्सिलिक समूह ने पीछे वाले से, और CH3COO मतलब आपको इसका एसिड आयन निकल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ही हमारा आपको बात समझ में आई, तो ये आपको क्या हो जाएगा, क्या था ये, अम्ल था, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जांपल दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर HCl, HBr और ये सब भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। कैसे, जैसे अगर आपसे कोई पूछे बताओ ये जो HCl है और ये जो HBr है ना, और ये जो HI है, क्या ये आपके अम्ल है, तो अभी तो मैंने पीछे बताया कि भाई अम्ल है, कहाँ गया भाई, अभी मैंने आपको बताया कि अम्ल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अम्ल नहीं है भाई, ये अम्ल नहीं है, ये आपकी गैसेस है। लेकिन आपने सुना होगा कि HCl को भाई अम्ल गिना जाता है, हाँ ये भी बात सही है, लेकिन HCl आपकी गैस भी है, तो क्या भाई मामला है, तो सुनिए, जब आपका जो HCl है, Cl मतलब क्लोरीन गैस, Br मतलब ब्रोमीन गैस, I मतलब आयोडीन गैस, ठीक, ऐसे लगा है वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपसे कोई पूछे HCl क्या है ना, तो आप उससे क्वेश्चन कीजिएगा भाई जो HCl है वो किस फॉर्म में है। अगर HCl आपका गैस में है ना, HCl आपका भाई गैस में है तो मतलब वो आपका गैस है, लेकिन HCl आपका एक्वस में है, एक्वस दैट मींस क्या होता है, जलीय विलयन, है ना। अगर आप HCl को जल में वियोजित कर देते हैं, है ना, तो आपका ये H प्लस देगा, प्लस आपका क्लोरीन निगेटिव देगा, है ना, H प्लस देगा प्लस आपका क्लोरीन निगेटिव देगा। तो HCl, HBr और HI इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है कि ये जब आपसे पूछे तो आप भाई उससे पूछिए कि ये भाई गैस में है तो आपका वो गैस है नॉर्मल, लेकिन जब HCl को हम लोग जल में डुबो देते हैं
तो आपका अम्ल बन जाता है। मतलब HCl को जल में डुबोने पर ही अम्ल बनता है। तो किसी भी अम्ल को, किसी भी पदार्थ को नॉर्मली हम नहीं कह सकते हैं कि भाई ये अम्ल है, इसमें H है, लेकिन क्या इसको हम अम्ल नहीं बोल सकते जब तक इसको हम जल में नहीं डालेंगे। जब हम इसको जल में डालेंगे, जल में डालने के बाद जो आपका H+ आयन देगा तब ही वो आपका क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जैसे HBr क्या हम अम्ल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि HBr आपकी एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस है। जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको H2O में डाल देंगे, यानी जल में डाल देंगे, तो आपका जलीय विलयन बन जाएगा, तो आपका H+ और Br- आपको दे देगा। सिंपल। तो आपका कहलाएगा कि हाँ भाई HBr जब एक्वस फॉर्म में होता है तब आपका विलयन, मतलब जो HBr है वो आपका अम्ल होता है। तो अम्ल को पहचानने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ अगर उसमें H है तो वो आपका अम्ल होगा। जब उसको हम जल में वियोजित करेंगे, है ना, जब उसको जल में वियोजित करेंगे, जल में वियोजित करने के बाद ही अगर वो H+ दे रहा है तो हम कहेंगे कि भाई अम्ल है। अगर सिंपली आपसे HCl पूछ ले, HBr पूछ ले, तो क्या आप इसको अम्ल बोलोगे? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, आपकी गैस हो जाएगी। ठीक है। जब आपका HCl आपका एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस का मतलब हो जाता है जलीय विलयन, मतलब ये जल्दी में चला गया। ठीक है। तो जब आपको HCl को जल में डाल देंगे, है ना, HCl आपकी गैस है, आप HCl को आपने जल में डाल दिया तो वो H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाते हैं। तो जब आप HCl, HBr और HI को जब आप जल में डालते हैं, जल में डालने के बाद वो आपका अम्ल बन जाता है। सिंपल। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये अम्ल है, लेकिन सिंपली आप बिना जल में डाले नहीं कह सकते ये अम्ल। ये आपका हाइड्रोक्लोराइड गैस ही रहेगा। जब इसको आप जल में वियोजित करेंगे तब ये H+ आयन में टूटेगा, तो आप कहेंगे कि ये अम्ल है। तो यहाँ से आपकी एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने किसी ने बोल दी कि भाई किसी भी आपके यौगिक में आपका H है, तो उसको आप देख को बोलते हैं H, तो इसमें आप इसको देख के नहीं बोल सकते ये आपका अम्ल है। इसको जब जल में वियोजित करेंगे तब आपका H+ आयन दे रहा है तो ये आपका अम्ल होगा। तो किसी भी पदार्थ को देख करके उसमें H है तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो आपका अम्ल है नहीं। जब उसको जल में वियोजित करेंगे, अगर वो H+ दे रहा है तो ही आपका अम्ल है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर भाई, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि वे पदार्थ जल में H2 जल में वियोजित होकर के H+ आयन देते तो अम्ल कहलाते। तो ये आपकी नॉर्मल डेफिनेशन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप एक और चीज, क्या ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने H3O, क्या H3O पॉजिटिव, ठीक है, तो मैंने बोला जो आपका HCl है जब इसको आप जल में वियोजित करेंगे तो आपका H++ पूरे नेगेटिव देगा। दैट इज सिंपल, यही आपका अम्ल हो जाएगा। ये आपकी डेफिनेशन भी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस डेफिनेशन में थोड़ा और जोड़ सकते हैं हम लोग, थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं, और जो H+ आयन होता है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर होता है, बहुत ज्यादा छोटा आकार का होता है। इसीलिए वह जल के अणु के साथ, इसके जल के अणु के साथ संपर्क में आकर के हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है। तो एक नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या निकलती है, जिसकी आप लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते, दैट इज योर, आपको डिसाइड करना है कि वे पदार्थ, लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल वाला होता है, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसको भी समझा देंगे ऐसा क्यों होता है। वे पदार्थ जो जल में वियोजित, किसके, जो जल में वियोजित होकर के, जो जल में वियोजित यानी कि घुल करके, जो जल में, देखिए जल में वियोजित मतलब टूटना होता है और जल से रिएक्शन करना वो अलग होता है। तो वे पदार्थ जो जल में वियोजित हो करके H+, क्या H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते। ठीक है। H+ आयन देते हैं और H+ आयन, H+ जो आयन है, H+ आयन का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसीलिए H+ आयन जल के अणु के साथ जल योजित, क्या, जल योजित आयन बना ले, दैट मीन्स जल के साथ वो जुड़ जाता है। ठीक है, बना लेता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है, जिसे हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O पॉजिटिव आयन बोलते हैं। ठीक है, आयन बोलते हैं, या फिर H2O आयन होता है। ठीक है, बोलते
बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो पदार्थ, देखिए जो मैंने आपको नेक्स्ट पीछे डेफिनेशन बताई थी, कहाँ गई भाई, कि वे पदार्थ जल में वियोजित होकर के H प्लस आयन देते हैं अम्ल एनएच। दैट इज बिल्कुल एकदम रियल है, बहुत सरल है और सिंपल भी है। लेकिन भाई साहब ये थोड़ा हाई लेवल तक की, मतलब स्कूल तक की आपकी है ना, लेकिन थोड़ा आप आगे पढ़ेंगे तो आपको एक चीज आपको देखने को, ये हालांकि आपके एनसीईआरटी में भी है कि वे पदार्थ जल में वियोजित होकर के आयन H प्लस आयन तो देते हैं, लेकिन जो आपका H प्लस आयन का जो आकार है बहुत छोटा हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, जो H प्लस आयन है वो जल के अणुओं के साथ मिल जाता है, वह जल के अणुओं के साथ रिएक्शंस कर लेता है। पहले वियोजित हुआ, तो वियोजित होने के बाद उसने क्या दिया, H प्लस आयन दिया। लेकिन H प्लस आयन जो वो है अकेला नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता तो आपको बताएंगे, ठीक है, रुकिए थोड़ा सब्र कीजिए। तो वो तुरंत ही क्या करता है, H प्लस जो आयन है वियोजित होकर के तुरंत क्या करता है, वो जल के अणु से संपर्क में आ जाता है ना, तो H3O पॉजिटिव मतलब कि हाइड्रोजन आयन बना लेता है। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। बाकी पीछे वाले दोनों में से कोई से भी लिख, लेकिन ये लिखेंगे थोड़ा हाई लेवल हो जाएगी एग्जाम से, हाँ भाई बच्चे होशियार है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये ऐसा क्या होता है क्या नहीं, तो आप समझ लीजिएगा कि भाई वो क्यों नहीं ऐसा कर पाता है ना, मतलब क्यों अकेला नहीं रह पाता। तो देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझ कि H3O पॉजिटिव क्यों बनाता है, तो साथ में आपका H3O पॉजिटिव बनाता है ना, अकेला H प्लस कभी नहीं बनाता है। H प्लस जैसे ही आपने अम्ल को, जैसे ही आपने अम्ल को क्या किया, जल में आपने वियोजित किया, उसने H प्लस आयन दिया, प्लस नेगेटिव दिया, ठीक है। तो जो H प्लस आयन होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है। इसलिए जैसे ये अम्ल आपका टूटता है अपने आयनों में, तो तुरंत टूटने के जस्ट तुरंत ही कुछ ही सेकंडों में ये क्या करता है, जल से रिएक्शंस कर लेता है, और जल से रिएक्शंस करने के बाद ये क्या करता है, H3O पॉजिटिव बनाने, मतलब हाइड्रोजन आयन। ये सिंगल H प्लस आपके बिलियन में रह ही नहीं सकता है, इसलिए वो इसके संपर्क में आ जाता है। सिंपल अब क्यों आ जाता है, तो देखिए जैसा आपका HCl, ठीक है, HCl को आपने क्या किया, जल में वियोजित किया, तो उसने H प्लस आयन दिया, ठीक है, प्लस आपको क्लोरीन नेगेटिव दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो परमाणु क्रमांक तक जाता है इसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसका, हाइड्रोजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लोग प्रोटॉन की संख्या ही बोलते हैं। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वही आपके प्रोटॉन की संख्या होती है, दैट इज सिंपल। तो जो आपके हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर है वही आपकी क्या हो जाएगी, प्रोटोनों की संख्या, दैट इज प्रोटॉन की संख्या भी आपकी 1 हो जाएगी। और जो प्रोटोनों की संख्या होती है वही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 हो जाएगी। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो वीडियो थी वो मैंने बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। तो सिंपल पहले इसको समझते हैं कि हाइड्रोजन प्लस लगा है, तो जब भी किसी भी तत्व में प्लस लगता है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को त्याग चुका है। क्या, जब भी किसी भी तत्व में आपका पॉजिटिव चार्ज आता है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग चुका है। जब भी किसी तत्व में आपका क्लोरीन, जैसे कि क्लोरीन उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। आइए बस समझ लिया, पॉजिटिव मतलब लूज कर दिया, मतलब पॉजिटिव मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। इसमें क्लियर रहना एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, और जो आपका एटॉमिक नंबर वही आपकी प्रोटॉन की संख्या, जो आपकी प्रोटॉन की संख्या तो वही आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर तत्व की बात होती है। लेकिन जैसे ही आपका जो तत्व होता है वो आयन बन, जैसे कि हाइड्रोजन हमने बोला कि एटॉमिक नंबर आपका 1 है, प्लस आपकी प्रोटॉन की संख्या, और जो प्रोटॉन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। सिंपल, तो 1-1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका हाइड्रोजन आयन प्लस दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन। जो आपकी प्रोटॉन की संख्या वही आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस तत्व में बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे हाइड्रोजन में आपका पॉजिटिव लगा तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज कर दिया। मतलब जब भी किसी भी तत्व में आपका पॉजिटिव चार्ज लगता है, जितने पॉजिटिव चार्ज लेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 लगा है, कितना, 1 पॉजिटिव सिंगल है, तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है तो इसके पास केवल 1 ही तो था, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना आता है, H के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 ही होता है, और उसने भाई उसके पास पॉजिटिव आ गया तो मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0 बचे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। प्रोटॉन की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं। थोड़ा दोबारा समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर H प्लस की बात होती है, H प्लस सिंगल क्यों नहीं रह पाता, ये बात चल रही है, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल H होता है, मतलब जो आपका हाइड्रोजन तत्व होता है उसकी परमाणु क्रमांक 1 होता है, और जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही आपका प्रोटॉन होता है, जो आपका प्रोटॉन होता है वही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जैसे ही आपका जो तत्व होता है वो आपका किसमें, आयन में चेंज हो जाता है, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो अलग हो जाती है ना, घट बढ़ जाती है, ठीक है। किसके हिसाब से, आपके चार्जों के हिसाब से। जो आपका चार्ज होगा वैसे आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो जैसे ही आपका चार्ज आया तो क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब पॉजिटिव है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसने 1 को भाई निकाल, तो मतलब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन बचे,
सिंपल है ना। पॉजिटिव मतलब त्याग रहा है, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब ले रहा है, ठीक है। तो इसके पास पॉजिटिव का चार्ज, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था लेकिन इसने एक को त्याग दिया, तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0 बचे। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें भाई परमाणु क्रमांक की संख्या 1 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी, तो प्रोटॉन की संख्या दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन आपका 1, लेकिन यहाँ पर H पॉजिटिव मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 0 बची, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होता है, इसके पास जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब क्लोरीन जो है आपका, तो क्लोरीन भाई टूट होने को उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना रहे, लेकिन उसके पास ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना। क्लोरीन के पास ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, लेकिन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो था वो भी उसने रिलीज कर दिया ना, टूटने के बाद जो था उसके पास वो उसने रिलीज कर दिया। तो क्लोरीन अपना भाई मस्त मौजा रह लेगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं रह पाएगा, अकेले नहीं रह पाएगा भाई, अकेला है तो आप रह लोगे, नहीं रह पाओगे। तो ये भाई क्या करता है, अकेला होने का, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये अपने आप को अनस्टेबल महसूस करता है, अनस्टेबल फील करता है। तो ये क्या सोचता है भाई कि मैं अकेला क्यों रहूं, है ना, मैं हाइड्रोजन जो आपका जल का अणु होता है ना उसके साथ रिएक्शंस कर लेता है, ठीक है। तो समझ में आई बात कि हाइड्रोजन आपका अकेला क्यों नहीं रह पाता है, बिकॉज इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो एक भी इलेक्ट्रॉन ना उपस्थित होने के कारण इसका जो क्या बोलते हैं आकार है बहुत छोटा हो जाता है, और ये अकेला नहीं रह पाता ना, डर जाता है भाई अकेला नहीं रह पाएगा। तो किस वजह से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होते ना, इलेक्ट्रॉन का रिलीज कर देता है, उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये क्या सोचता है भाई मैं अस्थिर हूँ और अकेले कैसे रह पाऊंगा, तो ये क्या करता है, इसके साथ हाइड्रोजन जो आपका जल का अणु तो रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। अब ये आपका जो हाइड्रोजन है वो रिलीज होने के बाद क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर ये H प्लस है, प्लस आपका जल से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो हमेशा आपका जो अम्ल है वो आपको हाइड्रोनियम आयन ही देता है, लेकिन शॉर्ट में कैसे आप लोग लिखेंगे, कैसे आपको पता लगेगा कि जब आप रिएक्शंस करवाएंगे किसी पदार्थ, तो पहले तो आपको H पॉजिटिव आयन ही देगा, लेकिन पूरी जो प्रक्रिया होती है ना वो यही होती है, क्योंकि H प्लस आयन कभी भी अकेला रहे नहीं, उसमें इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते ही नहीं है, ठीक। तो ये डेफिनेशन पूरी आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखनी है ना, ये थोड़ा लॉन्ग में हो जाता है, और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है ना। H प्लस हम नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन H प्लस आपका कभी भी सिंगल नहीं रह सकता, बिकॉज उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो अपने आप को अनस्टेबल फील करता है, ठीक। इस वजह से वो जल के अणु के साथ क्रिया कर लेता है, और जल के अणु के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है ना, तो आप लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ की जल से, जब किसी पदार्थ को जल में वियोजित किया जाता है तो वह H प्लस आयनों में टूट जाता है, और H प्लस आयनों में एक भी इलेक्ट्रॉन ना उपस्थित होने के कारण अपने आप को अनस्टेबल फील करता है, मतलब अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए वह जल के अणुओं के संपर्क में आकर के जल योजित आयन बनाता है, और जिससे हम लोग जल योजित आयन, मतलब जल योजित आयन बने, हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। सिंपल है, ध्यान दीजिए ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, केवल H प्लस आयन देता है, मतलब टूटकर H प्लस आयन देता है, लेकिन H प्लस आयन कभी अकेला नहीं रह सकते, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होता। 10 बार बता चुके हैं, आप समझ में नहीं आया तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो नॉर्मली अगर आपको समझ में आ रहा है तो यही लिखेंगे, ये थोड़ा हाई लेवल की होती है ना, पूरा जब का प्रोसेस होता है कि अम्ल कैसे पहचानेंगे, तो यही होता है, ठीक है। H प्लस आपका कभी सिंगल नहीं रहता है ना, वो H प्लस जो आयन होता है वो सिंगल नहीं रहता, तो वो क्या करता है, अणुओं से, जल के अणुओं से रिएक्शन करके वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये प्रोसेस पूरा ऐसा होता है, सिंपल। अब हम पढ़ते हैं क्या, हमने अम्ल की जानकारी बहुत अच्छे से जान लिया, थोड़ा पढ़ते हैं इसकी फिजिकल और केमिकल गुण के बारे में। तो पहले हम लोग बात किसकी करेंगे, केमिकल नहीं, फिजिकल की, ठीक है, भौतिक के बारे में, मतलब जो भौतिक गुण होते हैं। जैसे अब आप लोगों ने भाई बहुत देखा होगा ये भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या है, ये थोड़ा इसको समझिए कि भौतिक गुण रासायनिक है क्या, है ना, क्या होता है भाई ये भौतिक गुण रासायनिक क्या होता है। तो देखिए भौतिक गुण मतलब क्या होता है, बाहरी तरीके से देखते, जैसे अम्ल होता है उसको हम लोग खा के पता कर सकते हैं, है ना, ऐसा सब कुछ, ठीक है। जैसे भौतिक गुण, जैसे मानकर चलिए जैसे लड़की को देखने जाते हैं ना, लड़के को रिश्ते के लिए देखने जाते हैं, तो भाई लड़की गर्ल्स का एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो लड़की का क्या देखते हैं कि भाई लड़की देखने में कैसी है ना, लड़की सुंदर है कि नहीं है, बाहरी आकार से उसको देखते हैं ना, उसकी हाइट कितनी है ना, कैसा बोलती है, खाना कैसे बनाती है। फिर वो एक दिन के लिए जाते हैं वहां पर, तो खाना नॉर्मली कोई भी बना देगा, है ना, एक दिन में थोड़ा बहुत अच्छा बन भी जाता है ना, भगवान की कृपा से, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसका बाहरी आकार होता है ना, बाहरी रूप से उसको देखते कि हाँ भाई चलो लड़की देखने में अच्छी है, गोरी नारी है, बढ़िया है ना, गाती वाती बढ़िया है, अच्छी है, ठीक है। तो बाहरी तरीके से उसको हम लोग फिजिकल नहीं, सॉरी, इसको फिजिकल गुड मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी बोलते हैं। लेकिन हमको केमिकल देखना है, हमको रिएक्शंस करवा के देखना है ना, कि ये भाई सब
लड़की कैसी है कैसे नहीं है। तो जब शादी वादी हो जाता है ना, जब लड़का लड़की शादी हो जाती है, जब अपने ससुराल में जाती है, तो 1 से 2 महीने बाद या फिर 1 महीने के अंदर ही अंदर वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है ना। तब उसको समझ में आता है कि हाँ भाई कैसी लड़की है कैसे नहीं है। तो वो जाएगी भाई, किनपिन करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी ऐसे। तो वो उसे क्या होता है, आंतरिक गुण होते हैं ना, फॉर फनी वे के लिए। जब आप कहीं लड़की को देखने जाते हैं तो उसका ऊपर का रूप देखिए, ऊपर से वो कितना मीठा बोल रही है, लेकिन उसके जो आंतरिक गुण है, क्या आप उसको जानते भाई उसका कैरेक्टर कैसा नहीं। जब वो आपके घर में पहुंच जाएगी, जब आपके साथ रहेगी, आपस में आपकी क्रिया होगी, मतलब जब वो आपके साथ रहेगी है, लड़ाई झगड़ा, तब आप समझेंगे हाँ भाई रियलिटी में कैसी है। तो वो होता है उसका केमिकल गुण है। तो मजाक कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये होता है। तो आज हम तो इसमें हमको समझना है कि भौतिक गुण मतलब ये होते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं कि जब हम अम्ल को देख करके पता लगाते हैं, देख करके नहीं खा करके पता लगाते हैं ना, जो इसकी बाहरी चीज से हम देख के पता लगाते हैं, वो आपके भौतिक गुण। जब हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, जब किसी भी हम किसी भी रिएक्शंस करवाते हैं ना, जब उसकी रिएक्शन करवाते हैं तब हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। जब हम रिएक्शंस करवाएंगे वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। और नॉर्मली जो हम ऐसे ऊपरी आकार से ऐसे देखते हैं खाने में कैसा है ना, ये सब, तो वो आपको क्या हो जाएगा, भौतिक गुण हो जाएगा। तो भौतिक गुण में सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। ये पूछा जा सकता है कि बताओ भाई अम्ल के भौतिक गुण लिखो। तो पहले हम लोग लिखेंगे अम्ल के भौतिक गुण। क्या लिखना है आपको, अम्ल के निम्न भौतिक गुण। तो आपको 4 से 5 ही लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं है ना। अम्ल के निम्न निम्न अम्ल के निम्न भौतिक गुण है। क्या है, अम्ल के निम्न भौतिक गुण है, ठीक है। पहला आप लोग लिखिएगा भाई, क्या लिखिएगा पहला। तो पहला आप लोग लिखिएगा कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। एक गुण आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप लोग, अम्ल जल में क्या होते हैं, विलय होते, मतलब जल में घुल जाते हैं, ठीक है। अम्ल जल में विलय होते, क्या होते हैं, अम्ल जल में विलय होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप लिखेंगे कि अम्ल लिटमस पेपर को, अब ये लिटमस पेपर भाई कौन सा नौटंकी है। तो लिटमस पेपर क्या होता है, ये हमारे इंडिकेटर जिसपे हम पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ आपका, जैसे आपको खाने से नहीं टेस्ट करना, तो आप लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं कि आपका जो पदार्थ वो अम्ल या फिर क्षारीय है ना। लिटमस पेपर से आप चेक कर, ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि आपका अम्ल या फिर क्षारीय। तो ये जो लिटमस पेपर है ये आपके सूचक है। तो इसका हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ना। पहले अम्ल पढ़ लेते, क्षार पढ़, उसके बाद आपके इंडिकेटर, क्योंकि सिर्फ लिटमस पेपर ही नहीं है, और भी ऐसे इंडिकेटर जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका पदार्थ अम्ल या फिर क्षारीय। तो एक साथ करेंगे, एक ही नहीं है, बहुत सारे है ना, 6 से 7 कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है, तो उसको हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। फ्रेंड्स ने समझ लिया आप लोग फिलहाल कि अम्ल जो है लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, और लिटमस पेपर को नीला से लाल कर देते, मतलब ऐसा आप लिख सकते हैं कि नीले लिटमस पेपर, किसको, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर क्या होता है, सूचक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब सूचक पढ़ेंगे इंडिकेटर, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते, क्या कर देते हैं, लाल। नीला लिटमस पेपर होगा, अम्ल डालेंगे उसको तो क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो पता लगा लेंगे कि आपको क्या है, अम्ल है, लाल कर देते। जैसे आपका नीले लिटमस पेपर होगा, ठीक है, मिल जाता नॉर्मली, तो नीले लिटमस पेपर आप लाएंगे, उसमें आप अम्ल डालेंगे, आप नींबू का रस डालेंगे ना, तो आपका जो नीला होगा, नीले से वो आपका लाल हो जाएगा। तो आप पता लगा सकते हैं कि वो आपका क्या है। जैसे कि ये आपका क्या है, एक लिटमस पेपर, ठीक है। इस लिटमस पेपर का जो कलर है वो कैसा है, नीला है। कैसा, ये कलर आपका कैसा है, नीला है, ठीक है। चेक करवाते हैं आपको, ठीक है। ये कलर कैसा है आपका, नीला है। तो ये आपका कौन सा, नीला लिटमस पेपर है। तो जैसे आपने इसमें नींबू का रस ऐड किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका ऑटोमेटिक ही, नींबू का रस डालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली लाल हो जाएगा, ठीक है। आए बस समझ में। तो जो नीला लिटमस पेपर होता है वो क्या करता है, उसको लाल कर देते हैं, मतलब जब आप उसमें अम्ल डालेंगे तो आपका लाल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारे क्या है, अम्ल, ठीक है। तो ये आपका गुण है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका एक ट्रिक होता है, नॉर्मली सब बताते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अनिल। क्या होता है, अनिल यानी कि अनिल, दैट इज कॉल्ड, आ से मतलब अम्ल, ना से मतलब नीला, ला से मतलब लाल। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अनिल याद कीजिएगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट गुण की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो हमारा गुण होता है वो क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और इसका पीएच मान, दैट इज, इसका मतलब, इसका
अम्ल का इसका पीएच मान, और पीएच मान ये सब क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है, पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, होता है जो अम्लों की प्रकृति होती है, क्या, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती, मतलब नष्ट करने वाली होती है। संक्षारक मतलब नष्ट करने वाली, संक्षारक होती है। दैट मीन्स जो कपड़ा हो गया आपका, है ना, लकड़ी हो गया, कपड़ा, लकड़ी, कागज, इनको धीरे धीरे नष्ट कर सकती है। इनको धीरे धीरे नष्ट कर सकती है। कपड़ा, लकड़ी, है ना, और त्वचा भी लिख सकते हैं आप। त्वचा होती है ना हमारी त्वचा, त्वचा भी लिखिएगा। ठीक है, त्वचा को भी, यानी कि स्किन, त्वचा इनको धीरे धीरे नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके भौतिक गुण। क्या होगा, ये आपके भौतिक गुण। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि लिटमस पेपर क्या है, पीच स्केल का, इसको हम लोग अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, है ना, अलग से टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखिए, आपसे भाई पूछे कि अम्ल स्वाद में कैसे होते, खट्टे होते, अम्ल जल में बिले होते, जरूर भाई होते। अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर होता है, उसमें अगर आप अम्ल डालेंगे तो वो आपका लाल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर दे तो उसको क्या बोलते, तो अम्ल बोलते हैं। अम्ल क्या नीले लिटमस पेपर को लाल कर सकते हैं, एग्जैक्टली लाल कर सकते हैं। ठीक, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ऐसे कौन से पदार्थ है जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, दैट इज कॉल्ड अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो आपका अम्ल कहलाएगा, है ना। अम्लों की प्रकृति कैसे होती है, संक्षारक होती है। दैट मीन संक्षारक मतलब जो कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर सकती है। ये आपके भौतिक गुण। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल गुण। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे, केमिकल यानी कि रिएक्शंस के द्वारा। तो केमिकल रिएक्शंस में ज्यादा नहीं, बस 3 ही 4 है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसकी, अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका पहला प्रॉपर्टीज है। तो किसकी, धातुओं की। ठीक है, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। क्या, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। ठीक है, कितना हुआ, 49। अम्ल की तो आप क्या पढ़ना है, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। तो देखिए, धातु आप लोग जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या आपकी धातु है। सिंपल धातु में आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि जिनको भी बोलने में लास्ट में यम आता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, टाइटानियम, ये सब क्या हमारे धातु है। तो नॉर्मली जो बेसिकली धातु होती है ना, उनके नाम के पीछे हमारा यम लगता है, तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जब भी अम्ल की धातु से अभिक्रिया, तो जब आप अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया करने पर, लिखिए भाई यहाँ पर, जब आपसे बोले भाई केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, तो पहली हेडिंग ये डालना है कि अम्ल की धातु से अभिक्रिया। उसके अंदर आपको हेडिंग लिखना है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर आपसे भाई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ अम्ल जल से क्रिया करती है तो क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस, है ना, या फिर हाइड्रोजन जल से क्रिया करने पर जो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक, चलिए रिएक्शन से आप लोग देखते हैं। आप लोगों ने लोहा, ठीक है, एग्जांपल समझिए, लोहा को क्या बोलते हैं, Fe, आयरन बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या करवाया, HCl से। मान लीजिए HCl क्या है, आपका हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है। ठीक है, एक्वस फॉर्म है, किसमें, एक्वस। ओके, और ये आपका आयरन क्या होता है, सॉलिड। तो बेसिकली जो आपकी धातु होती है, ज्यादा धातु आपकी सॉलिड होती है, एक्जेक्टली सारी की सारी धातु आपको सॉलिड ही होती है ना। सिर्फ पारा आपका जो रूम टेम्परेचर है उस पर आपकी कैसे लिक्विड फॉर्म में होती है, तो सारी की धातु आपकी कैसी होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, जब आयरन यानी लोहे की आपने क्रिया करवाई HCl से। ठीक है, जब धातु की अभिक्रिया किससे करते हैं, अम्ल से, मतलब अम्ल की धातु से अभिक्रिया। तो ये आपका अम्ल है, ये आपकी धातु है, तो इससे आपने रिएक्शंस करवाए तो क्या बन जाएगा, ये आपका FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड। ठीक, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ये भी आपका एक्वस, ये भी आपका विलयन ही बना है। और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कैसे कर सकते हैं, क्लोरीन आपके कितने, 2 है, क्लोरीन आपके 2, Fe। ठीक है, तो ये बैलेंस। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं,
ये आपका आयरन यानी कि आपकी धातु है। धातु के साथ क्या है आपका हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है। जब आपने धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोराइड अम्ल से करवाई तो क्या हुआ, ये आपका फेरस क्लोराइड बना, साथ साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकली। तो मतलब जब भी आप धातु की अभिक्रिया करवाते हैं किससे, अम्ल, जब भी आप अम्ल को धातु से रिएक्शन करवाते हैं तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती ही निकलती है 101%। जब भी कुछ ऐसा रिएक्शन तो आपको ना समझ में आई रिएक्शन की, आपको दे दी, एक आपको धातु दे दी, आपको एक अम्ल दे दिया, आपको पता नहीं है क्या बनेगा, तो आपको पहले हाइड्रोजन गैस निकाल देना है, उसके बाद जो बन रहा है तो उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या अम्ल की जब धातु से अभिक्रिया होती है तो वे हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। सिंपल एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखें कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोगों ने जिंक सुना होगा। जिंक क्या होता है आपका, जिंक ही होता है, क्या होता है, ठीक है। तो जिंक की अभिक्रिया हमने किससे करवाई, जिंक भी आपका कैसा होता है, सॉलिड होता है कि ये आपका धातु है, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई, ठीक है, एक्वस, ठीक है। हमने इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई तो क्या हुआ, आपका जिंक सल्फेट बन गया, क्या बन गया, जिंक SO4 बन गया, प्लस आपको क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में ही बनेगा। जब आपने धातु, जिंक आपका क्या है, धातु है, जिंक क्या है आपका धातु है, प्लस आपका हाइड्रोजन सल्फेट क्या है आपका अम्ल है। जब आपने धातु प्लस अम्ल की रिएक्शंस करवाई तो बेसिकली आपको जो फोकस करना है वो हाइड्रोजन गैस पर करना है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, अम्ल, क्या बोलते हैं हम, जलीय विलयन जो भी है, जलीय विलयन ही बनेगा, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो जब भी आपकी धातु से अम्ल की अभिक्रिया, जो धातु और अम्ल आपकी रिएक्शंस करते तो आपका हाइड्रोजन जो गैस है वो एग्जैक्टली निकलती ही निकलती है। सिंपल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब जल धातु अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती, तो होती है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब धातु और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस विस्थापित होती है, मतलब कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलती है, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, दैट इज सिंपल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी होती है, नेक्स्ट दूसरा होता है, ठीक है। एक आपको समझ में आ गया, दूसरी कौन सी होती है हमारी, कि जल नहीं, दूसरा हमारा होता है इसकी अम्ल की कार्बोनेट से, किससे, अम्ल की धातु कार्बोनेट, कार्बन मतलब इसमें CO3 होती है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन सी, धातु और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि अम्ल की धातु कार्बोनेट मतलब इसमें धातु के साथ CO3 हो, ठीक है। धातु कोई से भी आपके साथ आपके CO3 तो आपका धातु कार्बोनेट होता है, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग धातु बाइकार्बोनेट बोलते हैं। धातु हाइड्रोजन मतलब धातु है साथ में हाइड्रोजन साथ आपका CO3 भी है, सिंपल। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जब आप अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन से, धातु हाइड्रोजन कार्बन से करवाते क्या होता है, तो क्या होता है भाई, कि जब अम्ल की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बन मतलब आपका धातु होगा साथ में आपका CO, जिसको हम लोग कार्बोनेट बोलते, ठीक है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब धातु होगा साथ में आपका हाइड्रोजन होगा और उसके बाद आपका CO3 होगा, ठीक है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन सा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो CO2, कौन सी, CO2 गैस, तो CO2 गैस निकलती है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते तो कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 गैस निकलती है। कौन सी, CO2 गैस निकलती है। जैसे एग्जांपल से भाई डेफिनेशंस तो हमने को समझ आ गई, लेकिन अब एग्जांपल समझो रिएक्शंस से, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल से हम लोग समझे कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास एक कार्बन मतलब एक आपका धातु होगा प्लस आपको क्या हो जाएगा, CO3 यानी कार्बोनेट होगा। तो जैसे आप Ca कैल्शियम, तो Ca आपका क्या है, कैल्शियम, यानी कैल्शियम धातु है, कैल्शियम यम लगा मतलब धातु, ठीक है। तो
तो धातु के साथ क्या हो, कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट मतलब CO3। जब भी किसी भी धातु के साथ CO3 लगता है तो उसको हम लोग कार्बोनेट पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी आपका धातु होगा, धातु प्लस कार्बोनेट मतलब धातु का नाम जो होगा, धातु का नाम क्या है, कैल्शियम, और कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, सिंपल। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, HCl यानी कि अम्ल के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे क्या निकलता है, CO2 यानी कि हमारी गैस निकलती है, ठीक। और जो गैस आपकी निकलती है उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं, सिंपल। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट, मेनली कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हम अम्ल से करवाते हैं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शंस करवाएंगे हम लोग, तो CaCl कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। Cl यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये हो गया। प्लस आपका Hb है, ठीक है, तो आपका H2, ठीक है, H2O बन जाएगा। प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपका CO2। अब इसको बैलेंस कर लो भाई, CaCO3 तो कैल्शियम 1 है, क्लोरीन आपका 2 है, CO2 ठीक है 1 है, सिंपल है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, ठीक। क्या सही है? सही है कि नहीं है भाई? हाँ, तो देखिए भाई, है ना, एक्वस में लेंगे इसको, ये आपकी बैलेंस। देखिए कैल्शियम का मतलब C आपका कितना 1 है, C आपका 1 है, CO3 तो CO3 है, तो मतलब C आपका कितना 1 है, तो C आपका 1, O3 आपका 2 है, O2 हो गया 1, वो हो गया, ठीक है। H2 है मतलब 2 H, तो आपके 2 H हो गए। क्लोरीन आपका 1, क्लोरीन आपके 2, ठीक है, क्लोरीन आपका 1 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो ये आपकी इक्वेशन यानी आपको जो केमिकल रिएक्शन है बैलेंस। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या देखना है कि आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया आप किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं भाई, धातु कार्बोनेट है ना। मतलब जब भी आप किसी भी धातु की क्रिया, किसी भी धातु कार्बोनेट की क्रिया आप लोग अम्ल से करवाते हैं तो वो आपका क्या करता है, क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, देता है, ठीक है। जब भी आप अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस 2HCl मतलब कि आपका अम्ल, इसके आपने रिएक्शंस करवाए तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बना, आपका हाइड्रोजन यानी कि H2 मतलब आपका जल निकला, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस निकली। तो मेन मुद्दा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना। जब भी अम्ल की रिएक्शन धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ होते तो आपका क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये एग्जांपल हो गया आपका इसका धातु कार्बोनेट का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो यहाँ पर क्या था आपका क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट तो मतलब सिंपल सी है कि CaHCO3, ये आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। जब हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, अम्ल से करवाएंगे, यानी कि HCl से करवाएंगे एक्वस फॉर्म में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बनेगा CaCl2 प्लस आपका क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस, सॉरी जल बनेगा, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कर लो भाई, ठीक है। तो मतलब बैलेंस कैसे होगा, Cl से 2 है H, यहाँ पर ये कार्बन 2 तो कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। तो ये अब आपकी रिएक्शंस बैलेंस है। तो यहाँ पर आप क्या देखा आपने, जब भी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, दैट इज सिंपल। जब भी आपकी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से होती है तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सिंपल। ये रिएक्शन आपको रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है तो कौन सी गैस निकलती है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये आपके, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 3 और 1 में भी लिख सकते, ठीक है। तो 2 या 3 मान लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। लास्ट हमारा एक और बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं धातु ऑक्साइड की, किसकी, धातु ऑक्साइड की। तीसरा होता है अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइड से, अम्ल की धातु ऑक्साइड से। ऑक्साइड क्या होता है, मतलब इसमें आपको ऑक्सीजन लगा होगा, तो जब भी धातु आपका अम्ल ऑक्साइड से रिएक्शंस करता है, ठीक है, मतलब अम्ल की धातु ऑक्साइड से, मतलब धातु होगा आपको उसमें आपको ऑक्सीजन लगा होगा, ठीक। कोई भी आपकी धातु होगी, धातु से आपको ऑक्सीजन लगा होगा, सिंपल। तो थ्योरी क्या है इसकी कि अम्ल धातु ऑक्साइड से, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या, अम्ल तथा जल बनाते, क्या बनाते, अम्ल तथा, सॉरी अम्ल नहीं, लवण होगा भाई, क्या होगा, लवण, ठीक है, लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। आपसे पूछे बताओ कि जब अम्ल की रिएक्शन धातु ऑक्साइड से होती है तो क्या बनता है, तो आपका लवण बनेगा प्लस आपका जल बनेगा। एग्जाम्पल से देखो,
जैसे कैल्शियम आपकी धातु है, वो लगा दे ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शंस करेंगे हम लोग HCl से, तो आपका क्या बन जाएगा, जल्दी पहले आप H2O निकाल दीजिए, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, प्लस आपका प्लस में क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, क्या, तो CaCl2 प्लस आपका H2O, ठीक है। तो जब भी आपकी धातु साइड से अम्ल की रिएक्शंस होती है तो आपका क्या होता है, आपका लवण बनता है प्लस आपका जल निकलता है। तो आपसे पूछिए किसकी रिएक्शंस किससे करवाने पर लवण प्लस जल निकलता है, तो दैट इज बोल सकते हैं कि जब अम्ल की रिएक्शन होती है ऑक्साइड से करवाते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम आपकी धातु है, ऑक्सीजन लगे तो आपका ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शंस करवाएंगे HCl से। HCl आपका हमेशा एक्वस में होगा, एक्वस लिखिएगा तो ये आपका करेक्ट होगा, वरना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बताया था आपको पीछे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका लवण बन जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा H2O, यानी कि जल आपका निकल जाएगा। यहाँ पर बैलेंस के लिए 2, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान देना, जब भी अम्ल की रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड से होती है तो आपको क्या निकलता है, जल निकलता है, दैट इज कॉल्ड। ये आपकी थी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। जिनके आप रिएक्शंस करवाएंगे आपको पता चल जाएगा क्या है भाई क्या नहीं है, सिंपल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको लिखने के बोले तो आप ये 3 से 4 लिख सकते हो, विद एग्जांपल के साथ ये आपको रिएक्शंस करवा के दिखवा देनी है, सिंपल। तो यहाँ तक हमारा हाफ टॉपिक खत्म होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो उसको हम लोग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, 1 घंटे तक हो गया इसीलिए, और क्या बोलते हैं कि 1 घंटे से प्लस रिकॉर्ड हो नहीं सकते क्योंकि स्टोरेज नहीं है इतना हमारे फोन में, ओके। तो इतना आप लोग याद कीजिएगा बस। अम्ल में आपको एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है अम्ल के प्रकार। किसका पढ़ना है आपको, अम्ल के प्रकार पढ़ना है। तो अम्ल के प्रकार प्लस मतलब किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये सब आपको लिखना, ठीक है। तो बस 2 ही टॉपिक है अम्ल में, बाकी अम्ल का टॉपिक आपको खत्म हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपका था क्या आज का टॉपिक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इफ आप एक क्वेश्चन बता सकते हैं, जैसे हम लोग बोले कि अगर जिंक ऑक्साइड को HCl से रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड की HCl से रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, सिंपल। तो इसको आप लोग बताइएगा, और बाकी जो अम्ल के प्रकार है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत क्षार के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में सोच रहे थे कि भाई एक ही वीडियो में सारा हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि पीछे जो टॉपिक ऐसे थे जो अच्छे से क्लियर करने थे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा आराम से हर एक चीज को, और अम्ल के प्रकार विद जो कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाए वो आपको एक वीडियो में डिस्कस करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वाले में, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ। तो उम्मीद है, तो चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।